हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल होम स्टडी बाय गोविंद सर। आप सभी का होम स्टडी बाय गोविंद सर चैनल पर पुनः स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के ही एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वो है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि एसएससी का एग्जाम हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, रेलवे एग्जाम्स में भी, यूपीएससी के एग्जाम्स में, ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में जिसमें एडवांस मैथ्स आती है वहाँ हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन श्योरली पूछा जाता है। इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम हाइट एंड डिस्टेंस के टॉपिक को आज एक मैराथन क्लास में कंप्लीट करेंगे। सो क्लास लेंदी होगी तो प्लीज अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने हैं, सारे स्पेसिफिक टाइप के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करना है तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको हमारे पढ़ाने का मेथड पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में एक स्पेसिफिक चैप्टर है और ट्रिग्नोमेट्री के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हम हाइट एंड डिस्टेंस में यूज करते हैं। अब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था एक राइट ट्राइंगल की साइड्स के साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का रिलेशन, साथ में 5 स्पेसिफिक एंगल्स के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यूज, क्योंकि उन्हीं के थ्रू हम हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इसलिए वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार उसका रिवीजन करते हैं और उसके बाद फिर हम अपने चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ती है, पहले उन्हें एक बार डिस्कस करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज को यूज करना होता है ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन के लिए। और राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको राइट ट्रायंगल की साइड्स डिसाइड करनी आनी चाहिए। किसी भी राइट ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, 2 90 डिग्री बनाने वाली और एक 90 डिग्री के ठीक सामने की साइड। तो 90 डिग्री के ठीक सामने की साइड को हमेशा हाइपोटेन्यूज ही कंसीडर किया जाता है, इसे हम कर्ण कहते हैं। ओके, 90 डिग्री जहां भी हो उसके ठीक सामने की साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज कर्ण ही रहती है, ये कभी चेंज नहीं हो। बाकी दोनों साइड में से एक परपेंडिकुलर और एक बेस है और जनरल वे में हम हॉरिजॉन्टल साइड को, क्षैतिज रेखा को हम बेस और स्टैंडिंग को हम परपेंडिकुलर कंसीडर करते हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ऐसा नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 90 डिग्री के एंगल को छोड़कर बाकी दोनों में से जिस एंगल के लिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा उसके ठीक सामने की साइड को परपेंडिकुलर लंब कंसीडर करते हैं। अगर इन दोनों 90 डिग्री एंगल को छोड़कर बाकी दोनों में से सपोज इस एंगल के लिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं तो इसके ठीक सामने की साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी लंब। लेकिन अगर आप इस एंगल की बजाय ऊपर वाले एंगल के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सपोज इस एंगल के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं तो 90 डिग्री एंगल को छोड़कर बाकी दोनों में से जिस एंगल के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो उसके ठीक सामने की साइड परपेंडिकुलर लंब होती है हमारे लिए। एंड थर्ड रिमेनिंग साइड हमारे लिए बेस हो जाता है। इस ट्रायंगल में थर्ड रिमेनिंग साइड ये है तो हमारे लिए बेस ये हो जाएगा, आधार। लेकिन इस ट्रायंगल में थर्ड रिमेनिंग साइड ये रह गई तो हमारे लिए बेस ये हो जाएगा, दैट मींस आधार। ओके, और जब आप ट्रायंगल की तीनों साइड्स को डिसाइड कर लेते हैं तो फिर इन तीनों साइड के साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के रिलेशन को हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था। जो हमने फर्स्ट लेक्चर ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री था, बेसिक कॉन्सेप्ट जब हमने डिस्कस किए थे तब हमने डिस्कस किया था। अगर किसी का मिस हुआ हो तो हम प्रीवियस लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से उसे देख सकते हैं। वेल, क्योंकि हमारा टॉपिक है इसलिए रिवीजन फॉर्मेट में हम उसको देखते हैं। ट्रायंगल की तीनों साइड के साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के रिलेशन को हमने एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट के थ्रू याद किया था। इंग्लिश में था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये इंग्लिश कॉन्सेप्ट था हमारा जिसमें हम साइड्स के साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के रिलेशन को याद करते हैं। या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरह के कॉन्सेप्ट के थ्रू हम याद रखते हैं। ओके, तो ऐसे में अगर हिंदी में कहा जाए तो हमने हिंदी वालों ने पढ़ा होगा लंगड़ा आम लंगड़ा कहता कहता आ। ये याद रखने का तरीका है, लंगड़ा आम लंगड़ा कहता कहता आ। अब इसके अंदर इस स्पेसिफिक बॉक्स के अंदर हमने जो 6 वैल्यूज को रखा है वो 6 की 6 वैल्यूज
साइड्स को डिनोट करती हैं। P फॉर परपेंडिकुलर, H हाइपोटेन्यूज, B बेस होता है। हिंदी में ल से लंब, क से कर्ण, आ से आधार होता है। अब ये साइड्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को कैसे डिनोट करती हैं, इसके लिए ऊपर से नीचे आते समय पहला रिलेशन साइन, दूसरा रिलेशन कॉस और तीसरा रिलेशन टेन होता है। जबकि नीचे से ऊपर जाते समय पहला रिलेशन कॉसेक, दूसरा रिलेशन सेक और तीसरा रिलेशन कॉट होता है। ये आपको याद रखना होगा। इस तरह से साइड के साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के रिलेशन को याद रखा जा सकता है। अब ऊपर से नीचे आते समय P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन होता है, लंब बट्टे कर्ण साइन हो जाएगा। B अपॉन H ऊपर से नीचे आ रहे हैं, B अपॉन H आधार बट्टे कर्ण, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस होता है। P अपॉन B tan लंब बट्टे आधार, और नीचे से ऊपर जाते समय रिवर्स रिलेशन, दैट मींस हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कर्ण बटे लंब कॉसेक होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कर्ण बटे आधार सेक होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर आधार बटे लंब कॉस कॉट होता है। ओके, तो ये साइड्स के साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के रिलेशन को डिनोट करते हैं। ऐसे में साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक और कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन हो जाता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट और कॉट का रेसिप्रोकल टेन होता है। ये साइड्स के साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का रिलेशन है, आपको याद रखना होगा और हमें मोस्टली इसी की जरूरत भी पड़ेगी। अब ऐसे में अगर हम साइन की बात करें तो साइन होता है P अपॉन H, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट मींस लंब बट्टे कर्ण हो जाएगा, ये लंब बट्टे कर्ण हो जाएगा। अगर कॉस की बात करते हैं तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आधार बट्टे कर्ण एंड सो ऑन। ये आपको याद रखना है, क्योंकि राइट ट्रायंगल के अंदर साइड्स के साथ रिलेशन के बेसिस पर हम किसी भी क्वेश्चन को अगर हाइट एंड डिस्टेंस में सॉल्व करेंगे तो इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के 5 स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यूज भी याद होनी चाहिए, और वो पांचों स्पेसिफिक एंगल्स हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इनके बगैर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इनकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो आपको याद होना चाहिए और बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1 होता है। cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 एंड cos 90 की वैल्यू 0 होती है। अब tan एक्चुअली sin अपॉन cos होता है, ये आपको याद होगा। तो tan अगर sin अपॉन cos है तो sin की वैल्यू को cos की वैल्यू से डिवाइड करने पर tan की वैल्यू आती है। यहां आपको कुछ बातें याद रखनी होंगी, वो है कि 0 को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो दैट इज एक्चुअली 0, लेकिन अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, ये आपको याद रखना होगा। क्लियर? तो 0 को किसी भी नंबर sin अपॉन cos tan है तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे दैट वुड बी 0, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 1/√3, 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो √3, एंड 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट, सो वैल्यू विल बी इनफाइनाइट। ये tan की वैल्यूज होगी। एटलीस्ट sin cos tan तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। हाँ, बाकी की वैल्यूज हमने यहां से देखा था, tan का रेसिप्रोकल cot, cot का रेसिप्रोकल tan, cos और sec रेसिप्रोकल, sin और cosec रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल रिलेशन के बेसिस पर भी इन वैल्यूज को कैलकुलेट किया जा सकता है। sin का रेसिप्रोकल cosec, cosec का रेसिप्रोकल sin, cos और sec रेसिप्रोकल, tan और cot रेसिप्रोकल होते हैं। और रेसिप्रोकल का मतलब वैल्यूज को रिवर्स करना है। ओके, तो रिवर्स करते समय 0, तो 0 का रिवर्स करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, तो 0 का रिवर्स इनफाइनाइट होता है। 1/√3 का रिवर्स √3, 1 का रिवर्स 1 ही रहता है, √3 का रिवर्स 1/√3 और इनफाइनाइट का रिवर्स 0 हो जाता है। ये हमारी cot की वैल्यूज हो गई। ठीक है, ऐसे sec की अगर हम बात करें तो sec 0 की वैल्यू cos का रिवर्स होगा तो 1 का रिवर्स 1, √3/2 का रिवर्स 2/√3, 1/√2 का रिवर्स √2, 1/2 का रिवर्स 2 एंड 0 का रिवर्स इनफाइनाइट होता है। ये हमारी sec की वैल्यूज। cosec की बात करें तो cosec sin का रिवर्स होता है, तो 0 का रिवर्स इनफाइनाइट, 1/2 का रिवर्स 2, 1/√2 का रिवर्स √2, √3/2 का रिवर्स 2/√3 एंड 1 का रिवर्स 1 ही रहता है। इस तरह से हमारे sin cos tan, cot sec cosec इस सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के लिए पांचों स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यूज हो जाती हैं, जो आपको याद होनी चाहिए। अब रिकॉल कैसे करें, ये तो आपको याद रखना है। सपोज आपको sec 60 की वैल्यू बतानी है कितना हो, अगर sec 60 की वैल्यू बतानी है तो आपको sec किसका रिवर्स होता है, cos का, तो cos 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए। इसको रिवर्स करने पर sec 60 की वैल्यू हो जाती है। क्लियर? इस तरह से रिकॉल किया जा सकता है। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बेसिक बातें और पता होनी चाहिए, चलिए उनको भी देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में जनरली
आपको अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है जो ग्राउंड पर स्टैंडिंग कंडीशन में हो, जैसे एक पोल, ट्री, टावर, बिल्डिंग, जो भी ऑब्जेक्ट पर ग्राउंड पर स्टैंडिंग कंडीशन में होगा वो ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ओके, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को बाय नेम कहा जा रहा है तो ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। क्लियर? क्योंकि राइट ट्रायंगल के थ्रू अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो क्वेश्चन के अंदर 90 डिग्री का एंगल जनरली दिया नहीं जाता है, वो आपको डिसाइड करना होता है कि 90 डिग्री कहां बनेगा। तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो ग्राउंड पर स्टैंडिंग कंडीशन में है वो ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। उनके नेम्स पोल, टावर, ट्री, बिल्डिंग, ऐसा कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा हमें क्वेश्चन के अंदर कुछ स्पेसिफिक एंगुलर वैल्यूज भी दी जाती हैं। जैसे एक एंगल दिया जाता है एलिवेशन एंगल, एलिवेशन एंगल उन्नयन कोण कहलाता है। क्या होता है? ग्राउंड के किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से अगर ऊपर के किसी एक ऑब्जेक्ट को देखा जाता है, सपोज यहां कहीं एक ऑब्जेक्ट है जिसे देखा जा रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट को देखते समय आइस पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा ग्राउंड और ऑब्जेक्ट के बीच में, वही एंगल एलिवेशन एंगल कहलाता है। इसी को एलिवेशन एंगल कहा जाता है, उन्नयन कोण कहा जाता है। अभी जरूरी नहीं है कि ग्राउंड पर ही, ग्राउंड से एक सर्टेन हाइट पर जाकर अगर यहां से ऊपर के किसी एक ऑब्जेक्ट को देखा जाता है तो फिर ग्राउंड के पैरेलल सरफेस से ऊपर की तरफ आइस पर ही कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ये एंगल भी एलिवेशन एंगल या उन्नयन कोण कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि नीचे से ऊपर के किसी एक ऑब्जेक्ट को देखते समय ग्राउंड या ग्राउंड के पैरेलल सरफेस से ऑब्जेक्ट पर कितने डिग्री का एंगल आइस पर बन रहा है, उसी एंगल को एलिवेशन एंगल कहा जाता है। इसका जस्ट रिवर्स एंगल होता है डिप्रेशन एंगल। डिप्रेशन एंगल इसे कहा जाता है अवनमन कोण। अब नीचे से ऊपर के ऑब्जेक्ट को देखते समय एलिवेशन एंगल, तो ऊपर से नीचे के ऑब्जेक्ट को देखते समय डिप्रेशन एंगल। एक सर्टेन हाइट पर जाकर ऊपर से नीचे के किसी एक ऑब्जेक्ट को अगर देखा जाता है तो इसे देखते समय ग्राउंड के पैरेलल सरफेस से नीचे की तरफ कितने डिग्री का एंगल आइस पर बन रहा है, इस एंगल को डिप्रेशन एंगल कहा जाता है। ओके, अब डिप्रेशन एंगल एक्चुअली ट्रायंगल के बाहर निकल गया और हमें कोई भी वैल्यू ट्रायंगल के बाहर नहीं चाहिए, हमें तो हर एक एंगल ट्रायंगल के अंदर चाहिए। तो ऐसे में क्योंकि ग्राउंड के पैरेलल सरफेस है तो पैरेललाइंस की प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होना चाहिए। रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स, एकांतर कोण, तो हम इस एंगल को यहां बना लेते हैं। तो ऐसे में डिप्रेशन एंगल ठीक वैसा ही काम कर रहा है जैसे एलिवेशन एंगल। तो डिप्रेशन एंगल और एलिवेशन एंगल में हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हमारे लिए दोनों एक ही बातें हो जाती है। क्योंकि यहाँ के एंगल को यहाँ बनाया जाता है, बट एक्चुअली डिप्रेशन एंगल ये है, ये नहीं, क्योंकि इसके बराबर है तो हम यहाँ डायरेक्टली ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर? इन बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो फिर चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं और इसे न्यूमेरिकल्स के थ्रू हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए पहला न्यूमेरिकल है द बैंक ऑफ द रिवर आर पैरेलल। एक नदी के दोनों किनारे समांतर हैं। अ पर्सन स्टार्टेड स्विमिंग फ्रॉम वन ऑफ द बैंक in downstream direction at an incline of 60 degree. After swimming 240 meter distance, he reaches on the other bank of the river. Find the width of the river. ये हमारा क्वेश्चन हिंदी में क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको दिए गए लैंग्वेज के बेसिस पर एक फिगर ड्रॉ करना आना चाहिए। आप फिगर ड्रॉ करने में जितने ज्यादा एक्सपर्ट होंगे क्वेश्चन उतनी ही आसानी के साथ आप सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए फिगर्स ड्रॉ करना आपको आना चाहिए थ्रू द लैंग्वेज। अब फिगर क्या चीज? फिगर है राइट ट्रायंगल का फिगर। आपको दिए गए डेटा से जो भी डेटा आपको दिया गया उसके बेसिस पर आपको राइट ट्रायंगल का फिगर ड्रॉ करना आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द बैंक ऑफ द रिवर आर पैरेलल, एक नदी के दोनों किनारे समांतर है। तो नदी के दोनों किनारे समांतर होने का मतलब लाइक दिस, ये एक फिगर हो गया हमारे लिए, एक रिवर के दोनों बैंक पैरेलल है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया। आगे कहा गया अ पर्सन स्टार्टेड स्विमिंग फ्रॉम वन ऑफ द बैंक। इन दोनों में से किसी एक बैंक से एक पर्सन स्विमिंग करना स्टार्ट करता है। सपोज इस बैंक के इस पॉइंट से पर्सन स्विमिंग स्टार्ट करता है। अब कैसे स्विम करता है वो क्वेश्चन में दिया गया। अ पर्सन स्टार्टेड स्विमिंग फ्रॉम वन ऑफ द बैंक इन डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन। डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन का मतलब होता है जिस तरफ पानी बह रहा है। चलिए मान लेते हैं पानी इस तरफ बह रहा है, तो
तो जो वाटर की डायरेक्शन, डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन आपको क्वेश्चन में बताई गई है, वो केवल और केवल ये डिनोट करती है कि आपको इस पॉइंट से एंगल किधर लेना है, मतलब इस तरफ लेना है या इधर लेना है, केवल इसके लिए डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन दी गई। तो हमसे कहा गया डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन, हमने इधर कंसीडर किया, इसका मतलब एंगल हमें इस पॉइंट से इस तरफ लेना है, दैट मींस ऐसे एंगल लेंगे। क्लियर? तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अ पर्सन स्टार्टेड स्विमिंग फ्रॉम वन ऑफ द बैंक इन डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन एट एन इंक्लाइन ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री के एंगल पर, इसका मतलब यहां से 60 डिग्री के एंगल पर पर्सन स्विमिंग स्टार्ट करता है। इस तरह से 60 डिग्री के एंगल पर पर्सन ने स्विमिंग स्टार्ट किया, तो पर्सन यहां स्विम कर रहा है। ओके, अब आगे कहा गया आफ्टर स्विमिंग 240 मीटर डिस्टेंस, 240 मीटर, तो यहां से 240 मीटर की डिस्टेंस स्विम करने के बाद पर्सन सेकंड बैंक पर पहुंच गया, रीचेस ऑन द अदर बैंक ऑफ द रिवर, नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गया, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया। आगे पूछा गया है फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। विड्थ का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द बैंक, दोनों किनारों के बीच की परपेंडिकुलर लंबवत ऊंचाई, लंबवत दूरी, ये विड्थ ऑफ द रिवर होगी। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो दैट शुड बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए, और यही विड्थ ऑफ द रिवर है, नदी की चौड़ाई है जो हमसे पूछा गया है। क्योंकि परपेंडिकुलर है दैट मींस 90 डिग्री बन रहा है। अगर ये 90 डिग्री बन रहा है तो ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल हो गया, जिसके अंदर हमें ये लेंथ आइडेंटिफाई करनी। अब बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने अभी पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग जिस एंगल के रिगार्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, इसके ठीक सामने की लेंथ हमारे लिए परपेंडिकुलर होती है, दैट मींस ये हमारे लिए परपेंडिकुलर लंब हो जाएगा। 90 डिग्री के ठीक सामने की साइड हमेशा हमारे लिए हाइपोटेन्यूज होती है, कर्ण कहलाता है, एंड थर्ड साइड हमारे लिए बेस, आधार होती है, ये हमारे लिए आधार हो जाएगा। क्लियर? राइट ट्रायंगल की तीनों साइड्स को डिसाइड कर लेने के बाद अब आपका पहला काम होता है उन दो साइड्स के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना, जिनमें से एक गिवन हो दूसरा पूछा जाए, या दोनों ही गिवन हो और उसके बेसिस पर एंगल पूछा जाए। तो हमसे क्वेश्चन में विड्थ दैट मींस परपेंडिकुलर पूछा है और हाइपोटेन्यूज आइडेंटिफाई करने के लिए कहा है। अब हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर के बीच में दो रिलेशन होते हैं, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर या फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप दोनों में से किसी से भी सॉल्व कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर दोनों केसेस में सेम आए। लेकिन अब किसको ऊपर रखें और किसको नीचे रखें, इसके लिए याद रखिए कि जो आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जा रहा है उसको ऊपर रखिए, जो गिवन है उसे नीचे रखिए, सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो हमारे फिगर के अकॉर्डिंग हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है और हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट मींस लंब बट्टे कर्ण के रिलेशन को लेंगे। और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको याद होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है sin थीटा। ओके, थीटा कितना लेंगे, जो एंगल आपको गिवन है 60 डिग्री, दैट मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज sin 60 होता है। परपेंडिकुलर की बात करें तो विड्थ ऑफ द रिवर हमारे अकॉर्डिंग दैट्स द विड्थ ऑफ द रिवर। हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है ऑलरेडी, कितना है 240, और यहां दे रखा है sin 60, sin 60 होता है √3/2। सिंपलीफाई करके विड्थ ऑफ द रिवर आइडेंटिफाई करना है, कितना हो, दैट इज 2 से 120, दैट विल बी विड्थ ऑफ द रिवर विल बी 120 √3 मीटर्स। अब मोस्टली हमारे हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस का आंसर रूट फॉर्मेट में ही एलिजिबल होता है, दैट मींस ये वैलिड आंसर है हमारा। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑप्शन में रूट फॉर्मेट में ही हमें आंसर दिया गया तो हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर रूट फॉर्मेट में नहीं दिया गया है तो फिर आपको रूट की कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए। आपने देखा होगा हमने 0 से 90 तक की जो वैल्यूज देखी थी उसमें रूट्स की केवल दो ही वैल्यू आती है, √2 और √3। तो √2 और √3 की वैल्यूज आप याद कर लीजिए, डेसिमल में अगर ऑप्शन दिया गया तो आप डेसिमल में निकाल सकते हैं। तो ऐसे में आपको याद रखना होगा कि √2 की वैल्यू होती है 1.414, जबकि √3 की वैल्यू होती है 1.732। आप इन वैल्यूज को प्लेस करके डेसिमल में आंसर निकाल सकते हैं अगर ऑप्शन डेसिमल में दिया हो तो, अदरवाइज ये आंसर हमारा सही आंसर हो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्री इज ब्रोकन from some height on and hanging on the ground. If the top of the tree touches the ground at 24 meter away from its bottom at an elevation angle of 60 degree, find the initial height of the tree. That's the question. ये हमारा क्वेश्चन है। Now क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमसे कहा गया एक पेड़ जो कुछ ऊंचाई से टूट गया है, तो पेड़ कहा गया है, पेड़ है तो इसका मतलब ग्राउंड पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, डेफिनेटली दैट इज ट्री है तो ग्राउंड पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, लाइक दैट्स द ट्री, ए बी, ये हमारा पेड़ हो गया जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। आगे कहा गया
इट इज ब्रोकन फ्रॉम सम हाइट, ये कुछ ऊंचाई से टूट गया, लेट यहां कहीं से ये टूट गया, ओके, यहां कहीं से टूट कर जो ऊपर वाला पोर्शन था ये ग्राउंड पर इस तरह से लटक गया, अलग नहीं गिरा, ये लटक गया, तो ऐसे करके ग्राउंड पर ये वाला पोर्शन लटक गया। जब ये वाला पोर्शन ग्राउंड पर लटका है तो दैट मींस ये लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर हो जानी चाहिए। लेट सी पॉइंट से टूटा और डी पॉइंट पर ग्राउंड को टच कर रहा है, ओके। अब आगे क्वेश्चन में हमसे कहा गया इफ द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड एट 24 मीटर अवे फ्रॉम इट्स बॉटम, तो 24 मीटर की डिस्टेंस पर ये ग्राउंड को टच कर रहा है, मेकिंग एन एलिवेशन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए। हमसे कहा है इनिशियल हाइट ऑफ द ट्री बताओ कितना है, हमसे ये हाइट आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है कितना है, हमें हाइट आइडेंटिफाई करनी है कितना होगा, ओके। लेकिन जो पोर्शन ट्रायंगल के बाहर है उसे हम यूज नहीं कर सकते, जैसे ट्रायंगल के अंदर वाला पोर्शन ये तो है बट ये पोर्शन नहीं, बट क्योंकि ये वाला पोर्शन लटका हुआ है तो ये इसके बराबर होना चाहिए, हैंगिंग पोर्शन तो इसी के बराबर होगा क्योंकि यही पार्ट तो हैंग हुआ, सो ये पोर्शन इसके बराबर है। अगर हम इसको फाइंड कर लें तो इसके बराबर की लेंथ हो जाएगी, और इसको फाइंड करके दोनों को ऐड कर दें तो इनिशियल हाइट ऑफ द ट्री हो जाएगी हमारी, जो हमसे पूछा गया। तो इनिशियल हाइट AC ऑफ द ट्री, हाइट आइडेंटिफाई करने के लिए हमें, सॉरी इनिशियल हाइट इज AB एक्चुअली, तो AB जो इनिशियल हाइट ऑफ द ट्री है, इनिशियल हाइट ऑफ ट्री, इस इनिशियल हाइट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें AC पार्ट और CB पार्ट दोनों आइडेंटिफाई करने होंगे, तो AC एंड CB और दोनों को प्लस कर देंगे, इनिशियल हाइट ऑफ द ट्री हो जाएगी। तो बारी बारी से AC और CB को फाइंड करना है, बट AC वाली लेंथ क्योंकि CD के बराबर है तो हम AC की जगह CD फाइंड करेंगे और CB को इसमें ऐड कर देंगे, दैट वुड बी द लेंथ ऑफ द ट्री, ये पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी हमारी, हाइट ऑफ द ट्री हो जाएगी। तो ऐसे में क्योंकि दोनों को आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले ट्रायंगल की साइड्स को डिसाइड करते हैं, तो एंगल के ठीक सामने की साइड हमारे लिए हो जाएगी परपेंडिकुलर, जो भी एंगल फाइंड करना है या जो एंगल क्वेश्चन में गिवन है अदर देन 90 उसके ठीक सामने की साइड हमारे लिए परपेंडिकुलर, 90 के ठीक सामने की साइड हमारे लिए हाइपोटेन्यूज होती है, एंड थर्ड साइड हमारे लिए बेस आधार हो जाए। इन तीनों के बेसिस पर हमें AB आइडेंटिफाई करना है कितना हो। चलिए पहले हाइपोटेन्यूज फाइंड करते हैं, और मैंने कहा कि जो फाइंड करना है उसको ऊपर रखिए, जो गिवन है बेस उसको नीचे रखेंगे, दैट मींस हम रिलेशन ले रहे हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस की बात अगर हम करें तो हाइपोटेन्यूज हमारे लिए CD है और बेस हमारे पास 24, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का रिलेशन कौन सा होता है ये आपको याद होना चाहिए, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है सेक, दैट इज सेक, और एंगल है यहाँ पर 60 डिग्री, ओके। अब सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, सेक 60 अगर याद नहीं है तो cos 60 रिकॉल कीजिए, cos 60 होता है 1/2, 1/2 को रिवर्स करेंगे तो दैट वुड बी 2, इसका मतलब CD अपॉन 24 इज इक्वल टू 2, तो CD कितना हो जाएगा, सो CD विल बी 2 into 24, इट मींस 48 मीटर्स हो जाएगा, तो CD की लेंथ हमारे पास हो गई 48 मीटर्स। अब हमें फाइंड करना है CB को आइडेंटिफाई करना, और CB है ये जो कि परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस गिवन है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रिलेशन लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये रिलेशन ले लेते हैं। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यहां पर है CB और बेस यहां पर है 24, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब बटे आधार कौन सा रिलेशन होता है, दैट इज tan, एंगल गिवन है 60 डिग्री, दैट इज, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज √3, सो CB की लेंथ कितनी हो जाएगी, CB विल बी 24 into √3, दैट मींस 24 √3 मीटर्स हो जाएगा, तो CB की लेंथ हमारे पास हो गई 24 √3 मीटर्स। अब इन दोनों में क्योंकि रूट में जनरली हमारा आंसर होता है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, इसलिए रूट में आंसर रखने के लिए दोनों में से कॉमन लेते हैं, तो 24 कॉमन है, दैट इज 2 plus √3, दैट शुड बी द हाइट ऑफ द ट्री, ये हमारी इनिशियल हाइट ऑफ द ट्री होनी चाहिए। क्लियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेडो ऑफ द टावर इज 15 मीटर व्हेन द सन्स एलिवेशन एंगल इज 30 डिग्री। आगे कहा गया है what will be the length of the shadow of the tower when the elevation angle of the sun will be 60 degree, ये कहा गया क्वेश्चन में। एक टावर है जिसकी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जब सन का एलिवेशन एंगल 30 डिग्री था 15 मीटर की लेंथ ऑफ द शेडो बनती है, तो उसी टावर का 60 डिग्री के एलिवेशन एंगल पर कितनी शेडो होगी, लेंथ ऑफ द शेडो कितनी होगी, वो आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया। नाउ फिगर के अकॉर्डिंग समझते हैं इसमें क्या कहा गया। हमसे कहा गया एक टावर है तो ग्राउंड पर स्टैंडिंग कंडीशन में होगा, और अगर स्टैंडिंग कंडीशन है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। सो टावर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें
दैट्स द टावर। इस टावर का 30 डिग्री के एलिवेशन एंगल पर हमें क्वेश्चन में डेटा दिया गया था कि 15 मीटर लंबी एक शेडो बनती है। इसका मतलब जब इसका एलिवेशन एंगल 30 डिग्री था। अब ये एलिवेशन एंगल क्या होता है? एलिवेशन एंगल क्या होता है? ये होता है सन से आने वाली सन रे किसी भी ऑब्जेक्ट से के टॉप से होते हुए ग्राउंड को कितने डिग्री के एंगल पर टकरा रही है, इसी को एलिवेशन एंगल या ओनियन कोण कहा जाता है। जब भी सन से आने वाली सन रे किसी ऑब्जेक्ट के टॉप से होते हुए ग्राउंड को टकराएगी, तो जहां टकरा रही है ग्राउंड के साथ, वहां पर कितने डिग्री का एंगल बना, यही इस ऑब्जेक्ट का एलिवेशन एंगल ऑफ द सन हो जाता है। दैट मींस ऑब्जेक्ट का एलिवेशन एंगल हो जाता है। क्लियर? हमसे कहा गया कि 30 डिग्री के एलिवेशन एंगल पर लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द टावर हमें दिया गया था, दैट वाज 15 मीटर्स। 15 मीटर लंबी शेडो बनती है। दैट्स द लेंथ ऑफ द शेडो। दैट मींस ग्राउंड पर जहां पर भी सन रे टकराएगी, इसके बॉटम से वहां तक की लेंथ ऑफ द शेडो हो जाएगी। क्लियर? अब कहा गया कि इसी ऑब्जेक्ट का लेंथ ऑफ द शेडो 60 डिग्री के एलिवेशन एंगल पर कितना होगा? 60 डिग्री का मतलब सन थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। दैट मींस सन की रेज ग्राउंड को ऐसे आके टकराएंगे, तो सन यहां कहीं पहुंच जाएगा। दैट्स द सन। तो सन का एलिवेशन एंगल जब 60 डिग्री का हो जाएगा, तब सन से आने वाली सन रे जहां ग्राउंड को टकराएगी, वहां से बॉटम तक की लेंथ ऑफ द शेडो हो जाएगी। दैट वुड बी द लेंथ ऑफ द शेडो। ये हमसे आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया कितना होगा। दैट्स द क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन है, कितना होगा। ओके, अब इसमें अगर हम देखें तो 90 डिग्री का एंगल यहां बन रहा है, तो एक राइट ट्रायंगल हमारे पास ये हो गया और एक राइट ट्रायंगल हमारे पास यहां पर। दैट मींस अब दो राइट ट्रायंगल्स को यूटिलाइज करते हुए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। क्लियर? तो ऐसे केस में अगर हम बात करें, दैट्स द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेट h ले लेते हैं। तो इस राइट ट्रायंगल में h और l के बीच में रिलेशन बनेगा। इसी दूसरे वाले राइट ट्रायंगल से h और 15 के बीच में रिलेशन बनेगा। वहां से हम l की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दो रिलेशंस के थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ऐसे में सपोज AB टावर हो गया, P पॉइंट से 30 डिग्री के एलिवेशन एंगल पर 15 मीटर की लेंथ ऑफ द शेडो हो गई। और इसे ले लेते हैं सपोज Q पॉइंट। Q पॉइंट से 60 डिग्री के एलिवेशन एंगल पर कितनी इसकी लेंथ होगी शेडो की, वो आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया। चलिए एक बार ट्रायंगल लेते हैं ये। तो इन ट्रायंगल ABQ, कौन सा ट्रायंगल? राइट ट्रायंगल। तो इसके अंदर हमें L और H के बीच में रिलेशन चाहिए। अब L और H क्या है? तो 90 के ठीक सामने हाइपोटेन्यूज होता है, एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर, और ये बेस। हमें क्योंकि बेस आइडेंटिफाई करना है तो परपेंडिकुलर का एलिमिनेट करना हो। सो परपेंडिकुलर अपॉन हम बेस का रिलेशन ले रहे हैं, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा। दैट इज ये हमारा tan थीटा होता है। तो ऐसे में परपेंडिकुलर हमारे पास h है, बेस हमारे पास l, और tan थीटा की वैल्यू हमारे पास है 60 डिग्री। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स? दैट इज √3। तो इसकी जगह √3 प्लेस कर लेंगे। सो h विल बी क्रॉस मल्टीप्लाई में l into √3। तो h इक्वल टू l √3, ये एक रिलेशन बनता है। अब आते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल में। सेकंड ट्रायंगल ABP में एंगल के ठीक सामने की लेंथ परपेंडिकुलर, एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर, और 90 के ठीक सामने हाइपोटेन्यूज। हमें बेस और परपेंडिकुलर इनमें रिलेशन लेना। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है h और बेस है हमारे पास 15 एक्चुअली। ओके, एंगल कितना गिवन है? 30। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10, तो tan 30, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स? दैट इज 1/√3। सो h विल बी 15 अपॉन √3। h की वैल्यू है, तो h की वैल्यू यहां प्लेस कर देते हैं, l हो जाएगा हमारे पास। तो h की वैल्यू को यहां पर अगर प्लेस किया जाएगा तो l की वैल्यू निकल के आ जाएगी। सो फ्रॉम 1 एंड दैट्स योर सेकंड इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम l की वैल्यू को आइडेंटिफाई करेंगे जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो h की जगह हम प्लेस कर रहे हैं l √3, दैट इज h, और h की ही वैल्यू इक्वल टू 15 अपॉन √3। सो l विल बी √3 डिवाइड में चला जाएगा, 15 अपॉन √3 इंटू √3, so that is 15 upon 3, that means 5 meters. That means length of the shadow at 30 degree angle will be 5 meter. 5 मीटर की लेंथ हो जाएगी शेडो की, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a bird is flying at a height of 50 √3 meters parallel to the ground. A boy
is playing on the ground, he observes the bird on his right side at an elevation angle of 60 degree. After 2 minutes, the bird reaches on his left side at an angle of 30 degree. Find the speed of the bird. चिड़िया की चाल हमसे पूछा गया कितना हो। ना क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सबसे पहला काम हमें जो भी क्वेश्चन में डेटा दिया गया उसके अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ करना है। चलिए फिगर देखें पहले। तो क्वेश्चन के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अ बर्ड इज फ्लाइंग पैरेलल टू द ग्राउंड, ग्राउंड के पैरेलल बर्ड उड़ रही है। तो दैट मींस कंडीशन होती है कुछ ऐसी लाइक दिस, ये ग्राउंड हो गया और यहाँ कहीं पर इसके पैरेलल बर्ड उड़ रही है। तो जो भी इसकी हाइट होगी वो सब जगह सेम रहेगी क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। नाउ बर्ड इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 50√3 मीटर्स, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। नाउ अ बॉय इज प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक लड़का खेल रहा है, सपोज दैट्स द बॉय। यहाँ पर वो लड़का है जो खेल रहा है, सपोज दैट्स द बॉय। अब इस पॉइंट से ही ऑब्जर्व द बर्ड ऑन हिज राइट साइड, ही ऑब्जर्व द बर्ड ऑन हिज राइट साइड एट एन एलिवेशन एंगल ऑफ 60 डिग्री। यहां से लड़के ने राइट साइड में, मतलब अपने राइट साइड दैट इज दिस वन, इस तरफ की डायरेक्शन में उसने 60 डिग्री के एंगल पर बर्ड को देखा। दैट मींस इसने बर्ड को यहां कहीं पर देखा था, 60 डिग्री के एलिवेशन एंगल पर बर्ड को देखा था। तो बर्ड की पोजीशन यहां कहीं पर थी। ओके, अब बर्ड जहां भी है वहां से ग्राउंड की जो हाइट है उसकी हाइट, बर्ड इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 50√3 मीटर्स, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। इसका मतलब इसकी हाइट फ्रॉम द ग्राउंड 50√3 मीटर होगी। 50√3 मीटर हाइट मींस वर्टिकल हाइट, सो ये हाइट हमारी 50√3 हो गई, दैट इज 90 डिग्री। आगे कहा गया आफ्टर 2 मिनट्स द बर्ड रीचेस ऑन हिज लेफ्ट साइड। तो बर्ड लेफ्ट साइड, इसका मतलब बर्ड इस तरफ उड़ रही है। और 2 मिनट के बाद आफ्टर 2 मिनट्स बर्ड रीचेस ऑन हिज लेफ्ट साइड एट एन एलिवेशन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो बर्ड यहां से 30 डिग्री के एंगल पर उसको दिखाई देती है। इसका मतलब यहां कहीं पहुंच गई, सी पॉइंट पर पहुंच गई 2 मिनट में। ओके, क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, और ये 30 डिग्री के एंगल पर इसे दिखाई देती है। जहां भी है वहां से हाइट तो 50√3 मीटर ही रहेगी, तो दैट इज 50√3 मीटर्स, दैट इज ओके। हाइट मींस वर्टिकल हाइट। हमसे कहा गया है फाइंड द स्पीड ऑफ द बर्ड, और स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम हमारे पास है, बर्ड को यहां से यहां तक पहुंचने में 2 मिनट का टाइम लगा है, क्वेश्चन में गिवन है। अगर हमें ये डिस्टेंस मिल जाए तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करके हम स्पीड निकाल सकते हैं। तो हमें ये डिस्टेंस निकालनी, और ये डिस्टेंस एक्चुअली इस ट्रायंगल में आती है, लेकिन प्रॉब्लम है कि इस ट्रायंगल की तीनों में से कोई भी साइड हमें नहीं पता है, तो फिर कोई दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ऐसे में 90 डिग्री और ये इसके पैरेलल, दैट मींस ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा। ओके, रेक्टेंगल D एंड सपोज A पॉइंट एंड दैट वन इज सपोज P पॉइंट, जहां लड़का खड़ा है उसे हमने P कंसीडर कर लिया। तो अगर ये पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है तो ये लेंथ इसके बराबर होनी चाहिए, दैट मींस हम इसको आइडेंटिफाई कर दें, BC के बराबर हो जाएगा। ये लेंथ इस ट्रायंगल के अंदर कुछ पोर्शन है, इसके अंदर कुछ पोर्शन, इसका मतलब ये निकाले तो इस ट्रायंगल से निकल जाएगा और ये वाला पोर्शन इस ट्रायंगल से निकल जाएगा। दैट मींस हमें 2 ट्रायंगल्स यूटिलाइज करने पड़ेंगे। दोनों ट्रायंगल्स को यूज करके हम ये लेंथ और ये आइडेंटिफाई करें, दोनों को प्लस कर दें, डिस्टेंस आ जाएगी। डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है। चलिए ट्राई करते हैं। इन ट्रायंगल ABP, सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल से हमें इसे फाइंड करना है, और फाइंड करने के लिए साइड्स डिसाइड करते हैं। तो 90 के ठीक सामने हाइपोटेन्यूज होता है, एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर होता है, और थर्ड साइड हमारे लिए बेस हो जाती है, और हमें बेस आइडेंटिफाई करना है। तो बेस आइडेंटिफाई करना है, और हमें लैंग्वेज में जो डेटा गिवन है वो परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रिलेशन लेंगे, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉट, सो कॉट का रिलेशन हो जाएगा। एंगल गिवन है 60 डिग्री, दैट्स द रिलेशन। नाउ बेस की अगर हम बात करें तो बेस हमारे पास है AP, दैट इज परपेंडिकुलर हमारे पास है 50√3, एंड कॉट 60 की वैल्यू स्टूडेंट्स याद होनी चाहिए, दैट इज 1/√3। इसकी वैल्यू होती है 1/√3, तो √3 कैंसिल हो जाएगा, सो AP विल बी 50 मीटर्स। तो ये लेंथ हमारे लिए 50 मीटर्स होगी। अब इस वाले ट्रायंगल में आते हैं। इन ट्रायंगल CDP, ट्रायंगल शुड बी राइट ट्रायंगल, त्रिभुज समकोण त्रिभुज ही होना चाहिए। तो 90 के ठीक सामने हाइपोटेन्यूज, एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर, एंड थर्ड साइड हमारे लिए बेस हो जाए। हमें बेस आइडेंटिफाई करना है, परपेंडिकुलर गिवन है, तो अगेन बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रिलेशन, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉट। एंगल कितना है 30 डिग्री इसमें गिवन है। यहां पर बेस है हमारे पास PD, जो हमें फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर हमें गिवन है 50√3, एंड cot 30 की वैल्यू स्टूडेंट्स याद होनी चाहिए, cot 30 होता है √3,
सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पीडी विल बी √3 into √3 350 150 मीटर्स। दैट इज पीडी 150 है, एपी हमारे पास 50 है, तो पूरी एडी की लेंथ कितनी हो गई? एडी की लेंथ, तो एडी विल बी एपी प्लस पीडी और दोनों को प्लस करेंगे तो 200 मीटर्स और यही डिस्टेंस एक्चुअली बीसी भी होगी। सो बीसी की लेंथ हमारे पास हो जाती है 200 मीटर्स, जो कि डिस्टेंस कवर्ड बाय बर्ड हो गया। नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय बर्ड अभी हमने आइडेंटिफाई किया बीडी बीसी, जिसकी लेंथ हमारे पास है 200 मीटर्स और ये 200 मीटर के डिस्टेंस बर्ड ने कवर किए कितने टाइम में? 2 मिनट्स में। Therefore, स्पीड ऑफ द बर्ड आइडेंटिफाई करनी है, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। 200 मीटर की डिस्टेंस को बर्ड ने 2 मिनट्स में कवर किया है, सो दैट इज 100 मीटर पर मिनट। दैट इज, लेकिन एक्चुअली स्पीड्स को कभी भी मीटर पर मिनट में या किलोमीटर पर सेकंड में, मीटर पर आवर में नहीं दिया जाता। यूनिट्स या तो मीटर पर सेकंड होंगी या फिर किलोमीटर पर आवर होगा। जनरल यूनिट्स की बात करें तो किलोमीटर पर आवर में यूनिट्स दी जाती है, तो उसी में कन्वर्ट करते हैं। सो किलोमीटर पर आवर की अगर हम बात करें तो मीटर्स को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, दैट मींस 1000 से डिवाइड कर देते हैं, किलोमीटर्स हो जाएगा। मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 60, तो दैट वुड बी आवर्स। अब ये आवर्स हो गया और ये वैल्यू हमारे पास मिनट्स मीटर्स की जगह किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। दैट इज, तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया और मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 60। सिंपलीफाई करते हैं इसको, दैट इज 200 मल्टीप्लाइड बाय 60 डिवाइडेड बाय 2 into 1000, दैट इज 000 2 कैंसिल, दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर। दैट शुड बी द स्पीड ऑफ द बर्ड, ये बर्ड की स्पीड होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड द एलिवेशन एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द tower are 30 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower if the distance between the points is 84 meters. अगर दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस 84 मीटर हो तो फिर हाइट ऑफ द टावर आइडेंटिफाई करने के लिए कहा है। तो क्वेश्चन में गिवन डेटा के बेसिस पर चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग टावर ग्राउंड पर स्टैंडिंग कंडीशन में होता है, दैट मींस 90 डिग्री का एंगल बनाए। सो टावर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो दैट्स द टावर, राइट, और टावर है तो ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ए बी टावर। लैंग्वेज के अकॉर्डिंग फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड द एलिवेशन एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द टावर आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। दैट मींस यहां से एक पॉइंट से 30 डिग्री का एलिवेशन एंगल और एक दूसरे पॉइंट से इसी टॉप का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री का है। दीज आर द पॉइंट्स P एंड Q। P और Q दो पॉइंट से एक टावर के टॉप के एलिवेशन एंगल्स 30 डिग्री एंड 60 डिग्री गिवंस के, और इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस भी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 84 मीटर्स। हमसे कहा हाइट ऑफ द टावर आइडेंटिफाई करो कितना है। हाइट ऑफ द टावर कितनी है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कहा है, ऊंचाई टावर की कितनी है बताना। नाउ अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस, दोनों पॉइंट से टॉप का एलिवेशन एंगल गिवन है और हाइट आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया। नाउ रिमेंबर स्टूडेंट्स, अब हम स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर कभी भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस गिवन हो, इन्हीं दोनों पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट के टॉप के एलिवेशन एंगल्स गिवन हो, और ऐसे केस में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इनके रिलेशन के बेसिस पर इन चारों में से 3 वैल्यूज देकर फोर्थ आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाए तो हम क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है चलिए उसको देखते हैं। जब भी किसी ऑब्जेक्ट के टॉप का, एक ऑब्जेक्ट के टॉप का ग्राउंड के दो स्पेसिफिक पॉइंट से एलिवेशन एंगल दे रखा हो, यहां से सपोज P पॉइंट से एलिवेशन एंगल लेट अल्फा और Q पॉइंट से टॉप का एलिवेशन एंगल सपोज बीटा, ओके, और इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आपको दे दी जाए और हाइट आइडेंटिफाई करने के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कोई क्वेश्चन हो, लेट ए बी इज द ऑब्जेक्ट जो ग्राउंड पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर कभी भी ग्राउंड के दो स्पेसिफिक पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट के टॉप के एलिवेशन एंगल्स आपको गिवन हो और इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आपको देकर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाए तो ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है। ऐसे क्वेश्चंस की हाइट फाइंड आउट करने के लिए दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस जो भी आपको दी गई है इस डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे
इन दोनों एंगल में से छोटे वाले एंगल के कॉट की वैल्यू में से बड़े वाले एंगल के कॉट की वैल्यू को माइनस करके दैट वुड बी द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाए। हम ऐसे डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने कहा छोटे एंगल के कॉट, क्योंकि कॉट छोटे एंगल के लिए वैल्यू बड़ी देता है, कॉट की वैल्यू रिवर्स होती है, कॉट का एंगल छोटा होगा तो वैल्यू बड़ी होगी। तो ऐसे ही अगर हम यहां देखें तो दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, दोनों पॉइंट से टॉप का एलिवेशन एंगल्स दे रखे हैं एंड हाइट आइडेंटिफाई करना तो सेम कॉन्सेप्ट है। सो हाइट आइडेंटिफाई करने के लिए दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे छोटे वाले एंगल के कॉट की वैल्यू में से बड़े वाले एंगल के कॉट की वैल्यू को माइनस करके, यही हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट हो जाता है। सो दैट वुड बी 84 अपॉन कॉट 30 की वैल्यू याद होनी चाहिए √3, cot 60 की वैल्यू 1 अपॉन √3, सिंप्लीफाई करते हैं दैट वुड बी 84 अपॉन एलसीएम लिया दैट इज √3, √3 into √3 3 minus 1, √3 ऊपर चला जाएगा तो 84 √3 अपॉन 3 minus 1 2 that is 42, that means 42 √3 meters, that's the height of the tower। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है when the elevation angle of the sun changes from 45 degree to 60 degree, the length of the shadow of the lighthouse decreases by 64 meter, find the height of the lighthouse। lighthouse की हाइट आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया। lighthouse एक वो ऊंची सी बिल्डिंग टाइप होती है या टावर होता है जो समुद्र के अंदर, ओशंस के अंदर शिप्स को पहाड़ों से टकराने के लिए लाइट देता रहता है, उसी को लाइट हाउस कहा जाता है। तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लाइट हाउस कहा गया तो लाइट हाउस ग्राउंड पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, दैट मींस दैट्स द लाइट हाउस जो ग्राउंड पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, लेट ए बी। लैंग्वेज में कहा गया when the elevation angle of the sun changes from 45 degree to 60 degree, 45 डिग्री से 60 डिग्री, तो एलिवेशन एंगल मतलब सन से आने वाली सन रे ग्राउंड को 45 डिग्री पर टकराती हो और दूसरा 60 डिग्री पर टकराती हो, दैट्स द 45 डिग्री एंड दिस वन इज 60 डिग्री। ये तो यहां 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, दैट्स द 45 डिग्री एंगल, और ये 60 डिग्री का एंगल है। ओके, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेट P पॉइंट पर 60 डिग्री का एंगल और Q पॉइंट पर 45 डिग्री का एंगल। लैंग्वेज में कहा गया था when the elevation angle of the sun changes from 45 degree to 60 degree, the length of the lighthouse, तो लाइट हाउस की शेडो की लेंथ पहले यहां तक बनती थी, अब शेडो की लेंथ यहां तक बन रही। क्वेश्चन में कहा गया डिक्रीजेस बाय 64 मीटर, तो ये 64 मीटर रिड्यूस हो गई, पहले यहां तक थी अब इतनी है तो इसका मतलब ये रिड्यूस हो गई, तो 64 मीटर रिड्यूस हुई। फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया। सेम कॉन्सेप्ट है, दो पॉइंट्स से ऑब्जेक्ट के टॉप के एलिवेशन एंगल्स दिए गए और दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस गिवन है, हाइट आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया। तो हाइट आइडेंटिफाई करने के लिए दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे छोटे वाले एंगल के कॉट की वैल्यू में से बड़े वाले एंगल के कॉट की वैल्यू को माइनस करके, यही हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगी। सो दैट वुड बी 64 अपॉन cot 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3। सिंपलीफाई करना है इसको, एलसीएम लेते हैं तो दैट वुड बी √3, तो √3 माइनस 1 64 न्यूमरेटर में, सो दैट इज 64 √3 अपॉन √3 माइनस 1। लेकिन जनरली डिनोमिनेटर में रूट का सिंबल नहीं छोड़ा जाता है, तो रेशलाइजेशन कर लेते हैं, डिनोमिनेटर के बीच के साइन को रिवर्स करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज तो इट वुड बी 64 √3 into √3 plus 1 अपॉन एक बार प्लस एक बार माइनस, तो फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर दैट इज 3 minus 1 2 हो जाएगा 32, √3 से अंदर मल्टीप्लाई किया 32 into √3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दैट वुड बी 3 plus √3 meters, दैट्स द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम टू पॉइंट्स व्हिच आर 48 meters and 72 meters away from the tower and on the same side of the tower, the elevation angle of the top of the tower are complementary, find the height of the tower। टावर की हाइट आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया। लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सबसे पहला काम फिगर ड्रॉ करना है, तो लैंग्वेज में हमसे कहा गया कि एक टावर के सेम साइड दो पॉइंट्स हैं, तो टावर लेट दैट्स द टावर। अब इस टावर के सेम साइड दो पॉइंट्स हैं, लेट एक पॉइंट यहां कहीं पर और एक पॉइंट यहां कहीं पर। इन दोनों पॉइंट से टॉप के एलिवेशन एंगल्स, यहां से टॉप का एलिवेशन एंगल और यहां से भी टॉप का एलिवेशन
एलिवेशन एंगल, दैट इज। अब एंगल एग्जैक्टली क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हमसे कहा गया है फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड व्हिच आर ऑन द सेम साइड ऑफ द टावर, लेट ए बी इज द टावर, टावर है तो ग्राउंड पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और इसके सेम साइड 2 पॉइंट्स है लेट पी एंड क्यू, यहां से टॉप के एलिवेशन एंगल्स क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग डेटा गिवन तो है नहीं, लेट θ1 एंड θ2 ये दो एंगल्स हो गए। कॉम्प्लीमेंट्री मींस पूरक कोण, दोनों का सम 90 डिग्री, इट मींस इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री। हमसे कहा है हाइट ऑफ द टावर आइडेंटिफाई करो कितना, जबकि इन दोनों पॉइंट्स के इसके बॉटम से डिस्टेंस गिवन है क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, तो बॉटम से डिस्टेंस हमें दिया गया 48 मीटर्स and 72 meters, that is given। एक टावर जिसके टॉप का बॉटम के ग्राउंड के दो स्पेसिफिक पॉइंट जो कि सेम साइड ऑफ द टावर हैं, इन दोनों पॉइंट से टॉप के एलिवेशन एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ऐसा कहा गया। कॉम्प्लीमेंट्री मींस दोनों का सम 90 डिग्री, और इन दोनों ही पॉइंट की बॉटम से डिस्टेंस भी गिवन है। हमसे कहा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो, ये हमारा एक स्पेसिफिक कंडीशन है। ऐसे में हम ट्रायंगल्स को यूटिलाइज करने की बजाय डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, तो कॉन्सेप्ट क्या है चलिए उसे देखते हैं। अगर कभी भी किसी ऑब्जेक्ट के टॉप का ग्राउंड के दो स्पेसिफिक पॉइंट से एलिवेशन एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हो, θ1 एंड θ2, कॉम्प्लीमेंट्री मींस दोनों का सम 90 डिग्री हो, और दोनों ही पॉइंट्स की इसके बॉटम से डिस्टेंस दे रखी हो, सपोज x एंड y, और हमसे हाइट आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाए। अब यहां तो दोनों सेम साइड हो गए, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों पॉइंट सेम साइड हो, दोनों अपोजिट साइड भी हो सकते हैं। दैट मींस ये कंडीशन ऐसी भी हो सकती थी, दैट्स द टावर, एक पॉइंट इस तरफ है और सेकंड पॉइंट उस तरफ है, मे बी ऐसा भी हो सकता था, लाइक a एंड b, a पॉइंट से एलिवेशन एंगल सपोज θ1 और b पॉइंट से एलिवेशन एंगल सपोज θ2 ऑफ द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इन दोनों ही पॉइंट्स की ऑब्जेक्ट लेट PQ से डिस्टेंसेस x एंड y, और हमसे कहा जाता हाइट आइडेंटिफाई करो कितना है। दैट मींस कभी भी एक ऑब्जेक्ट से दो स्पेसिफिक पॉइंट आइदर ऑन सेम साइड और अपोजिट साइड, इन दोनों ही पॉइंट से टॉप का एलिवेशन एंगल्स का सम 90 डिग्री हो, सेम साइड हो या अपोजिट साइड हो, अपोजिट एंगल्स का सम 90 डिग्री हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो, और दोनों पॉइंट्स की बॉटम से डिस्टेंसेस अगर दे रखी और हमसे हाइट आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाए, तो हाइट फाइंड करने के लिए इन दोनों डिस्टेंसेस की मल्टीप्लाई का अंडर रूट कर दीजिए, दैट विल बी द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो हमारे क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक ऑब्जेक्ट के टॉप का ग्राउंड के दो स्पेसिफिक पॉइंट से एलिवेशन एंगल्स का सम 90 डिग्री, और दोनों ही पॉइंट्स की बॉटम से डिस्टेंसेस दे रखी है और हाइट आइडेंटिफाई करना है। सो हाइट फाइंड करने के लिए इन दोनों डिस्टेंसेस का मल्टीप्लाई करेंगे और इसका अंडर रूट कर देंगे, दैट विल बी द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। डायरेक्टली किया जा सकता है, क्लियर। शर्त है कि दोनों पॉइंट से टॉप के एलिवेशन एंगल्स का सम 90 डिग्री हो और दोनों ही पॉइंट की बॉटम से डिस्टेंस दे रखी हो, पॉइंट सेम साइड हो या अपोजिट साइड, इट डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ मल्टीप्लाई करने की बजाय फैक्टर्स करते हैं, तो इसमें जो परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू निकल सकती है निकालते हैं। तो 16 3 जा 48, यहां से भी 3 निकाला, तो 3 2 जा 4 24, दैट वुड बी, दैट मींस 24 में से परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू एक्चुअली 4 है, 4 6 जा 24 होता है, इनटू 3 3 जा 9 एंड 16 इज दिस वन, दैट वुड बी 16 से 4 स्क्वायर रूट 9 3 एंड 4 2 रूट के अंदर 6, 4 3 जा 12 2 जा 24 रूट 6 मीटर, दैट शुड बी द हाइट ऑफ द टावर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पोल्स ऑफ हाइट 32 मीटर्स एंड 18 मीटर्स आर स्टैंडिंग ऑन द आइदर साइड्स ऑफ द रोड, एक सड़क के दोनों ओर स्थित है। द एलिवेशन एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द poles from the bottom of another pole are complementary, find the width of the pole। तो poles के बीच की डिस्टेंस कितनी है वो आइडेंटिफाई करना है। चलिए लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सबसे पहले फिगर ड्रॉ किया जाए। तो फिगर कह रहा है कि दो पोल्स एक सड़क के दोनों ओर खड़े हैं, दैट मींस दैट्स द डिस्टेंस, और एक ये पोल हो गया, दूसरा पोल सपोज ये है। पोल्स हैं तो ग्राउंड पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, इसका मतलब 90 डिग्री एंगल
and 90 degree angle. Suppose AB and CD, these are two poles. Okay, language में कहा गया है the height of the poles are 32 meters and 18 meters. तो 32 meters and 18 meters ये दोनों poles की height होगी. आगे कहा गया है if the elevation angle of the top of the poles from the bottom of another pole, that means इसके top का इसके bottom से elevation angle like this, और इसके top का इसके bottom से elevation angle like this, और ये कॉम्प्लीमेंट्री है, एग्जैक्टली एंगल नहीं दिया है. हमसे कहा गया कॉम्प्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री मींस अगर ये θ1 और ये θ2 है तो कॉम्प्लीमेंट्री मींस दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री. ऐसा क्वेश्चन में कहा गया. हमसे कहा विड्थ ऑफ द पोल्स, इसका मतलब दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस आइडेंटिफाई करनी है. कितना होगा? विड्थ ऑफ द रोड एक्चुअली होना चाहिए था, दैट इज ये डिस्टेंस हमें आइडेंटिफाई करना है कितना होगा. दैट शुड बी द डिस्टेंस विड्थ ऑफ द रोड. ये आइडेंटिफाई करना है कितना होगा. नाउ अगर कभी दो ऑब्जेक्ट्स जो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर स्टैंडिंग कंडीशन में और दोनों की हाइट आपको गिवन हो, इन दोनों के टॉप का एलिवेशन एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हो और इनके बीच की डिस्टेंस, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाए तो ये भी एक स्पेसिफिक कंडीशन. क्या स्पेसिफिक कंडीशन? चलिए देखते हैं. कभी भी अगर ग्राउंड पर स्टैंडिंग दो ऑब्जेक्ट्स, लाइक दोनों की हाइट आपको गिवन हो h1 एंड h2, इन दोनों हाइट दैट मींस ऑब्जेक्ट स्टैंडिंग कंडीशन में तो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे. दोनों के टॉप का दूसरे के बॉटम से एलिवेशन एंगल, इसके टॉप का और यहां से इसके टॉप का, लाइक दिस. दो ऑब्जेक्ट्स दोनों की हाइट के बनो, दोनों के ही टॉप का दूसरे के बॉटम से एलिवेशन एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हो, लाइक θ1 एंड θ2. कॉम्प्लीमेंट्री मींस दोनों का सम 90 डिग्री. हमसे इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाए तो फिर ये डिस्टेंस आइडेंटिफाई करने का तरीका होगा कब? पहले वो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए. कॉन्सेप्ट है कि कभी भी दो ऑब्जेक्ट स्टैंडिंग कंडीशन में, दोनों की हाइट आपको गिवन हो, दोनों के टॉप का दूसरे के बॉटम से एलिवेशन एंगल्स का सम 90 डिग्री हो और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाए. तो डिस्टेंस होती है दोनों ऑब्जेक्ट की हाइट की मल्टीप्लाई के अंडर रूट के बराबर. सेम पिछले वाले कॉन्सेप्ट जैसा ही कॉन्सेप्ट हो गया, दोनों की हाइट की मल्टीप्लाई के अंडर रूट के बराबर. तो ऐसे कॉन्सेप्ट यहां पर है. दो ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है, दोनों स्टैंडिंग कंडीशन में, दोनों के टॉप का एलिवेशन एंगल्स का सम 90 डिग्री गिवन है एंड डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स कहा गया है. तो ये डिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए दोनों ऑब्जेक्ट की हाइट की मल्टीप्लाई के अंडर रूट की वैल्यू ही दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी. 18 will be 3, 3 is 9, 2 is 18 and that would be 2 and 16. That is 3 के पेयर्स में से 3 आ जाएगा, 2 के पेयर्स में 2 and 16 का स्क्वायर रूट 4. 4 2 is 8, 3 is 24 meters. It means दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस, that means width of the road will be 24 meters. चलिए एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मेट का क्वेश्चन लेते हैं और वो है let the elevation angle of the top of the mountain peak from its bottom is 45 degree. A person started trekking from the bottom at a bottom of the mountain towards the peak at an elevation angle of 30 degree. After trekking 1200 meter distance, he observed that the elevation angle of the top becomes 60 degree. Find the height of the mountain. That's the question. ये हमारा क्वेश्चन. Now क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक माउंटेन की बात की गई. अगर हम माउंटेन की जनरल बात करें तो माउंटेन कुछ ऐसा होता है. That's the mountain. ये माउंटेन होगी. अब माउंटेन का ये बॉटम होता है, that's the bottom. ये इसका बॉटम और ये इसका टॉप हो गया. अगर हाइट की बात करें तो ये इसकी वर्टिकल हाइट होती है, दैट्स द हाइट ऑफ द माउंटेन. ये माउंटेन की वर्टिकल हाइट, ये इसका बॉटम हो गया और ये इसका टॉप. लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कहा गया द एलिवेशन एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द माउंटेन पीक फ्रॉम इट्स बॉटम इज 45 डिग्री. टॉप का माउंटेन की पीक का इसके बॉटम से एलिवेशन एंगल 45 डिग्री कहा गया. A person started trekking from the bottom towards the peak. यहां से एक पर्सन चोटी की तरफ चढ़ना शुरू करता है, but not at 45 डिग्री, बल्कि कितने डिग्री के एंगल पर चढ़ना शुरू करता है? At 30 डिग्री. That means यहां से 30 डिग्री के एंगल पर, that is 30 डिग्री एंगल पर एक पर्सन ट्रैकिंग टुवर्ड्स द पीक स्टार्ट करता है, तो चोटी की तरफ चढ़ना शुरू करता है इस एंगल पर. और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कहा गया 1200 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद वो जहां पहुंचता है, यहां से टॉप को जब वो देखता है
तो वो ऑब्जर्व करता है कि टॉप का एलिवेशन एंगल मींस दिस वन 60 डिग्री हो गया। यहां पहुंचकर जब उसने देखा तो टॉप का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री हो गया। हमसे कहा हाइट ऑफ द माउंटेन पीक बताओ कितना है। दैट्स द क्वेश्चन। क्वेश्चन के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग एक माउंटेन के बॉटम से इसके टॉप का एलिवेशन एंगल 45 डिग्री, एक पर्सन बॉटम से टॉप की तरफ 30 डिग्री के एलिवेशन एंगल पर चढ़ना शुरू करता है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचकर जब वो टॉप को देखता है तो एलिवेशन एंगल 60 डिग्री हो गया। हमसे कहा हाइट ऑफ द माउंटेन पीक, हाइट मींस वर्टिकल हाइट, पूछा है कितना हो, और ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है। ओके, क्या कंडीशन है चलिए इसको समझते हैं। माउंटेन पर ट्रैकिंग के रिगार्डिंग जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें कुछ बातें कांस्टेंट रहेंगी। पहला, माउंटेन के टॉप का इसके बॉटम से एलिवेशन एंगल हमेशा 45 डिग्री ही दिया जाएगा, ये चेंज नहीं किया जाता। दूसरा, पर्सन बॉटम से टॉप की तरफ हमेशा 30 डिग्री के एंगल पर ही ट्रैकिंग करेगा, ये एंगल भी 30 डिग्री ही रहता है, ये भी चेंज नहीं किया जाता। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैक करने के बाद, एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रैक करने के बाद जब पर्सन टॉप को देखेगा तो टॉप को देखते समय एलिवेशन एंगल हमेशा 60 डिग्री ही रहेगा, ये एंगल भी चेंज नहीं होता। दैट मींस माउंटेन पर ट्रैकिंग के रिगार्डिंग जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एंगल्स की वैल्यूज एज इट इज दी जाती। तो फिर चेंज क्या होता है, केवल ये ट्रैकिंग डिस्टेंस चेंज करके हाइट ऑफ द माउंटेन आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है। ओके, टॉप का बॉटम से एलिवेशन एंगल हमेशा 45 डिग्री, पर्सन हमेशा 30 डिग्री के एंगल पर ट्रैक करेगा, एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रैक करने के बाद जहां पहुंचेगा वहां से टॉप का एलिवेशन एंगल हमेशा 60 डिग्री ही होगा, और हमेशा क्वेश्चन में हाइट ऑफ द माउंटेन फाइंड आउट करने के लिए ही कहा जाता है। और यह हाइट फाइंड करने के लिए जितनी भी डिस्टेंस पर्सन ने ट्रैक की है उस ट्रैकिंग डिस्टेंस के साथ √3 + 1/2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट्स द हाइट ऑफ द माउंटेन। इसे याद रखिए, बस इससे डायरेक्टली सॉल्व किया जा सकता है। तो ऐसे में टॉप का बॉटम से एलिवेशन एंगल 45 डिग्री, पर्सन ने 30 डिग्री के एंगल पर ही ट्रैकिंग स्टार्ट की, 1200 मीटर की डिस्टेंस ट्रैक करके जहां पहुंचा वहां से टॉप का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री, और हमसे कहा है हाइट ऑफ द माउंटेन बताओ कितना है। तो हाइट फाइंड करने के लिए जो डिस्टेंस पर्सन ने ट्रैक की है उसके साथ √3 + 1/2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट्स द हाइट ऑफ द माउंटेन। तो उसे डिवाइड करते हैं 600। अब जनरली ऐसे केस में हाइट ऑफ द माउंटेन हमसे मीटर्स में पूछा जाता है, ओके, इन टर्म्स ऑफ डेसिमल। तो ये मीटर्स में तो है, किलोमीटर में पूछा जा सकता है। तो ऐसे में आपको √3 की वैल्यू प्लेस करनी होगी, 1.732 + 1 एंड 600 से इसका मल्टीप्लाई कर देना मीटर्स, दैट इज 2.732 × 600। मल्टीप्लाई करते हैं, 00, 6 2 12, 3 18 19, 6 7 42 and 43, 6 2 12 and 16 डेसिमल 3 प्लेस, दैट इज दिस वन, इतने मीटर्स। इट मींस 1639.2 मीटर्स की हाइट होगी माउंटेन्स। क्लियर? जनरली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो एग्जाम में स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं, जिनको अभी हमने डिस्कस किया। अब स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास कम है और मोस्टली इनमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में श्योरली पूछा जाता है। अगर स्पेसिफिक नहीं हुआ तो जनरली आप साइड्स के साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के रिलेशन के बेसिस पर राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हाइट एंड डिस्टेंस के ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को एज इट इज याद रखा जाए तो क्वेश्चन सॉल्व करना ज्यादा आसान होता है। इसलिए आप स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को एज इट इज यूज करना सीखिए, वो आपके लिए एडवांटेजेस रहेगा। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।